हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सारी जो एग्जाम है जनरल नॉलेज आता है, पॉलिटिकल साइंस या फिर जनरल स्टडीज जिसमें आती है। ठीक है, सो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो अपन आज की स्लाइड में डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेन मोड। ठीक है, सो इसमें ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपन सब डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन। ठीक है, सो ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में वेलफेयर स्टेट जो है, और वेलफेयर स्टेट को हिंदी में बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। ठीक है, सो कल्याणकारी राज्य जो है उसकी जो डेफिनेशन जो है वो संविधान के किस जगह पर लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन में तो होगा नहीं, ना ही सिटीजनशिप जिसको अपन कहते हैं नागरिकता में भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है, तो फंडामेंटल राइट में होता नहीं है। ठीक है, सो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, या फिर इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें जो है ये वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की वही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखिए, डीपीएसपी जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो बोरो किए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड एक देश है जहाँ से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो है आर्टिकल, आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आर्टिकल 36 से लेकर और आर्टिकल 51 तक ये है। और ये संविधान के पार्ट 4, संविधान के भाग 4 में जो है ये निहित है। ठीक है, सो ये 4-5 इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस वर्ष में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नहीं थी, तो ये बाद में ऐड की गई है। तो क्वेश्चन यही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में कब ऐड किए गए थे। ठीक है, सो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है 1976। ठीक है, और इसके बारे में और देखिए इन्फॉर्मेशन अपन देखते हैं कि ये जो है वो संविधान संशोधन था 42, 42वें संविधान संशोधन से इनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। ठीक है, सो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो थी 10, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। ठीक है, सो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी 42वें संविधान संशोधन में, और 11वीं जो थी वो ऐड की गई थी। ठीक है, और 11वीं जो ऐड की गई थी वो गई थी 46वें संविधान संशोधन में, 86वें संविधान संशोधन में ऐड की गई थी। और ये कौन सी थी आपको पता हो तो स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनके लिए साधन प्रोवाइड कराना, स्कूल तक बच्चों को पहुंचाना वो था, जैसे कि, ठीक है, 21A जो है आर्टिकल, शिक्षा का अधिकार जो है उसको जो ऐड किया गया था, और इसी के साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी। ठीक है, सो ओरिजिनली जो है, और ये जो इसका जो नंबर है 51 आर्टिकल से ये स्टार्ट होता है, 51 से स्टार्ट होते हैं ये, 51A, 51B, CDEFGHIJ, और ये थी 51 के, ये आपको याद रखना। ठीक है, और एक और बात यह है कि स्टार्टिंग में जब ये रिकमेंडेशन जो थी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब रिकमेंडेशन थी तो ओरिजिनली जो है वो 12 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जिसमें से कमेटी ने 10 को रिकमेंड किया था और 2 को जो है वो रिजेक्ट किया था। तो ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ 12 थी, 10 को एक्सेप्ट किया था, फिर 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो यहाँ पर ऐड की गई 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन से पूछा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ठीक है, वो कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी, तो इसका जो आंसर है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया गया था, और इसका कारण क्या था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, 75 में जब इमरजेंसी थी, ठीक है, 75-77 में जब इमरजेंसी जब लगी थी, तो इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट को ये लगा कि यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो बोरो की गई हैं यूएसएसआर से, सोवियत संघ रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में
लिया गया है। ठीक है, सो ये 8-10 बातें जो हैं इसके ये हो गई। और स्वर्ण सिंह जो थे ये कैबिनेट मेंबर थे उस टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देश की नागरिकता से रिलेटेड जो है वो कौन सा भाग जो है आर्टिकल्स हैं। ठीक है, सो इसका आंसर है आर्टिकल 5 to 11। 5 से 11 आर्टिकल जो है इसके लिए वो है। और ये है संविधान का भाग नंबर 2, पार्ट नंबर 2, और ये है संविधान का पार्ट 1। और पार्ट 1 आता है यूनियन एंड स्टेट्स, इसमें यूनियन एंड स्टेट्स के लिए प्रोविजंस हैं और इसमें है सिटीजनशिप के। ठीक है, और सिटीजनशिप से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखनी है आपको, वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट जो है ओरिजिनल। सो सिटीजनशिप एक्ट है 1955। ठीक है, और ये फिर अमेंड हुआ है काफ़ी टाइम से, 86 में अमेंड हुआ है, 87 में, 92 में, और 2003 और 2015 में ये अमेंडमेंट हुआ है। तो ये सारे अमेंडमेंट भी आपको याद रखने अगर आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एक और बात आपको याद रखनी है जो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने तरीके से नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है और कितने तरीके से नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, सो 5 तरीके से नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है और 3 तरीके से जो है नागरिकता लॉस हो सकती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैड रिड्यूस द एज ऑफ वोटर्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 80 ईयर्स। कौन सा संविधान संशोधन जो है जिससे कि वोटर्स जो हैं, वोटिंग जो ईयर है वो 18 साल है जैसे कि प्रेजेंट में। तो पहले जो हमारे देश में जो वोटिंग ईयर थी वो 21 साल हुआ करती थी, तो अभी ये 18 ईयर है। और ये क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, सो इसका आंसर सबसे पहले तो आप याद रखिए 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके दौरान 21 साल से इसको 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, और ये अमेंडमेंट हुआ था 1988 में। ठीक है, और एक कमेटी थी जिसकी ये रिकमेंडेशन थी, ताराकुंडे कमेटी, ये भी आप याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ताराकुंडे कमेटी ने कीजिए, और ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है, इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हैं उनके लिए ये कमेटी बनाई गई थी, और इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था 21 साल से 18 साल की एज। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संवैधानिक सभा के। ठीक है, संविधान सभा जो थी उसके परमानेंट मेंबर तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इनके बारे में भी देख लीजिए, अंबेडकर जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको अपन कहते हैं हिंदी में उद्देशिका। ठीक है, और उद्देशिका ही बाद में जो है वो संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, उद्देश्य का जो कि प्रस्तावना जो अपन की है इसको उद्देश्य का के रूप में जो है वो डिफाइन किया गया था स्टार्टिंग में, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किया था। ठीक है, प्रीएम्बल जिसको कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंजॉयज पावर विद होल्ड हिज असेट ऑन एनी बिल। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी बिल पार्लियामेंट में पेश होता है, ठीक है, जब कोई भी बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश होता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, ये आपको पता होगा। जब राष्ट्रपति के पास जब वो जाता है बिल, तो राष्ट्रपति के पास चॉइस होती है कि या तो उस बिल को पास करे या फिर अपने पास इसको रख ले। ठीक है, सो ये है आर्टिकल नंबर 111, आर्टिकल 111। और इसको शॉर्ट में एक और नाम कहते हैं, वो कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो पावर है कि किसी भी बिल पर अपनी सहमति देना या फिर ना देना। ठीक है, सो आर्टिकल 111 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन को हिंदी में बोलते हैं अपन वित्त आयोग। तो ये कह रहा है कि वित्त आयोग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, तो दैट इज आर्टिकल 280। ये आपको याद रखना, आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि 280 में ही तो सेंट्रल का वित्त आयोग है। ठीक है, और स्टेट्स के वित्त आयोग भी इसी में लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है, स्टेट का वित्त आयोग कौन सा है,
तो इसमें और ऑप्शन थे तो गलत हो जाता है कई बार। ठीक है, सो 280 आर्टिकल में ही दोनों के दोनों लिखे हुए हैं। और ये संबंधित है पार्ट 12 से। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है किस भाग में वित्त आयोग है, और ये है पार्ट 12 में। और पार्ट 12 में आर्टिकल स्टार्ट होते हैं आपके 264 से और 300 ए तक। ठीक है, इसमें आपके कमीशंस आते हैं सारे ऑलमोस्ट, और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एंड लाइबिलिटीज। ये तीन वर्ड जो हैं आपको याद रखने हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। सो स्पेशल एड्रेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्पेशल एड्रेस होता है क्या एक्चुअली, जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, चुनाव जब होते हैं, तो उसके बाद जब न्यू सेशन जब स्टार्ट होता है, तो राष्ट्रपति दोनों के दोनों जो सदन होते हैं पार्लियामेंट को संबोधित करता है, इसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेस। और स्पेशल एड्रेस जो है वो राष्ट्रपति करता है जनरल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन के बाद हर साल। ठीक है, सो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 87। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 87 जो है वो जनरल इलेक्शन स्पेशल एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 10वीं जो अनुसूची है, 10वीं जो अनुसूची है संविधान की, वो किससे रिलेटेड है? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसको याद कीजिए, एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन, या फिर इसको बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून जो है। ठीक है, दल बदल विरोधी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है। इसका बेसिक सा मतलब ये है। ठीक है, और ये कब ऐड किया गया था? स्टार्टिंग में ये था नहीं 10th शेड्यूल, सो ये आपका ऐड किया गया 1985 में, इसको ऐड किया गया था। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी बात आपको याद रखनी है। जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी एग्जाम्स में कोई ना कोई पूछा ही जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसका मतलब जो है वो आपको आना चाहिए समझ में। अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है। जैसे कि कोई अगर मिनिस्टर है या फिर कोई और है, तो अगर वो पार्टी चेंज करेगा तो उसके लिए फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 17 थर्ड अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन जो है भारत का, वो किससे संबंध रखता है? 73वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये है आपका पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से ये रिलेटेड है। और इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ये देखिए आप। पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है। उन्होंने जो है रिकमेंडेशन दी थी पंचायती राज की, और ये रिकमेंडेशन थी 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता उन्होंने एक कमेटी दी थी। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन जो है वो इसी से। और 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, तो अपन अभी इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए ये है पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देखिए दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। पंचायती राज स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1959 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर में, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें पंचायती राज को अडॉप्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 1957 में बलवंत राय मेहता ने कमेटी दी थी, और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो तो हुआ था 1992 में। ठीक है, सो इसका क्या कॉन्सेप्ट है फिर? तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि पहले जो पंचायती राज सिस्टम था वो अडॉप्टेड तो था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं थी उसके पास। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो 1992 में दिया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जिस कमेटी ने दिया था उसको कहते हैं अपन एल एन सिंघवी कमेटी। एल एन सिंघवी कमेटी ने दिया था, और एल एन सिंघवी कमेटी आई थी 1986 में। तो एल एन सिंघवी कमेटी ने यह कहा था कि पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। और 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिससे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में 11th जो शेड्यूल जो है, ठीक है, ये देखिए अपना जो लास्ट है तो ये जो है ऐड किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो बातें और हैं, वो कौन सी हैं देखिए, कि एक तो ये पार्ट 9 में आता है, संविधान का भाग 9 में इसको आता है।
और ये शेड्यूल जो है, अनुसूची जो है वो है नंबर 11। ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ, पंचायती राज में कितने रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो 29 टॉपिक्स जो हैं वो इसमें रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इलेक्शंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द सरपंच। नो कॉन्फिडेंस का होता है अविश्वास प्रस्ताव जो है सरपंच के खिलाफ कितने दिन बाद जो है वो लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर है 6 महीने। ठीक है, तो 6 महीने बाद आप सरपंच के खिलाफ असहयोग आंदोलन जो है, सॉरी, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो दायर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मेक्स स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत, तो देखिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। विलेज पंचायत, पंचायत से रिलेटेड जो अभी पंचायती राज अपन ने पढ़ा था, तो वहाँ अपन को नहीं जाना है। ठीक है, इसका आंसर है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 डीपीएसपी, आपने अगर पढ़ा हो डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व का 40वां जो आर्टिकल है उसमें पंचायत के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये आपको अ, याद रखना है। ठीक है, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिट्स कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये आंसर आपको आता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 5 प्रकार की जो है रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि आर्टिकल जो है 32, आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट्स इश्यू कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि रिट जो है, आपको ये पता होगा रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है और हाई कोर्ट भी इशू करता है। तो हाई कोर्ट जो इशू करता है रिट, वो करता है आर्टिकल 226। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो करता है वो करता है 32 के अंदर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो केवल 5 प्रकार की ही हो सकती हैं, और हाई कोर्ट जो इशू करता है वो 5 तो ये ही हैं, इसके अलावा भी रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में पेपर आउट हुआ, कोई क्वेश्चन आया, सिलेबस, जितनी भी सारी रिट हैं वो वहाँ पर लग सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिट ये वाली नहीं लग सकती है, 5 प्रकार की रिट ही लग सकती है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हायर लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है, आपने अगर फंडामेंटल राइट पढ़े हो, मौलिक अधिकार आपने पढ़े हो, तो आर्टिकल 32 आता है मौलिक अधिकार में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के लिए मना कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट रिट के लिए मना नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है आर्टिकल 32 के लिए। ठीक है, और आर्टिकल 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, तो इसके लिए मना नहीं कर सकता। जबकि हाई कोर्ट जो है वो 226 में करता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट रिट लगाने के लिए आपको मना भी कर सकता है और लगा भी सकता है। ठीक है, सो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो आपकी रिट को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना नहीं कर सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जो रिट की जो संख्या जो है वो कम है, उसका जो परव्यू जो है, उसका जो एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है वो रिट के लिए कम है। ठीक है, सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए ये ज़्यादा है, लेकिन हाई कोर्ट को आपको याद रखना, हाई कोर्ट इसके लिए मना भी कर सकता है। ठीक है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। नेक्स्ट है, हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन द इंडिया। ठीक है, तो कोई भी केस को किसी भी जगह पर ट्रांसफ़र करने की जो पावर होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट के केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है, अपने अंडर ले सकता है, अपने केस को किसी और कोर्ट के अंदर डाल सकता है। ठीक है, सो किसी भी केस को किसी भी केस के अंदर, सॉरी, किसी भी स्टेट के अंदर ये डाल सकता है। ठीक है, सो ये 15 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, और 15 क्वेश्चंस में एक हर एक क्वेश्चन में अपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपन ने, ठीक है, ये याद रखी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी नेक्स्ट वीडियो अपन जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, पूरा पॉलिटिकल साइंस अपन और सारी सब्जेक्ट जो है अपन इसी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, सो ये अपना हेलिक्स एजुकेशन और यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ये इंस्टाग्राम